वेलकम टू ISS प्लेटफॉर्म। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपके लिए 15 लेक्चर रिलेटेड टू द एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया पढ़ाने वाला हूं। जैसे आप जानते हो कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं आपको पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा रहा हूं, जिसके ऑलरेडी 14 लेक्चर हो चुके हैं। व्हाट आई मीन्स, मैंने 90% इंडियन इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट कर दी है। अब देखना कैसे है, या तो आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां 14 लेक्चर की लिंक दी हुई है, आप देख लीजिए स्टार्टिंग से, तो आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। देन आफ्टर, अगर ऐसे नहीं जाना है तो आप मेरा चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा, वहां सारे लेक्चर अपलोड है, देख लीजिए, आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 15th लेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, जिसमें जो भी टर्मिनोलॉजी, इवन जो भी टॉपिक रिलेट करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया से, वो सारे मैं आपको क्लियर करूंगा। इवन आपको डिटेल में समझाऊंगा, जैसे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्सचेंज रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इवन कितने टाइप है एक्सचेंज रेट फाइंड आउट करने के, कितने रिजीम है, इवन कई सारी जो हॉट करेंसी, हीटेड करेंसी, डियर करेंसी, चीप करेंसी, ये क्या होती है, ये हम आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर हम तो बेसिक से जानेंगे, पहले आप ये बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। देखो, जैसे आप जानते हो कि हमारी इकोनॉमी में कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है? किसी भी कंट्री में कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, इवन जिसमें हम फॉरेन करेंसी डील करते हैं, फॉरेन करेंसी फॉल इन द एक्सटर्नल सेक्टर, जैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल डेब्ट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं जो कि फॉरेन करेंसी में होती है, वही है एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। अब मैं आपको लेटेस्ट कुछ डेटा बताता हूं जो इंडिया की पोजीशन बताएगा कि इंडिया की पोजीशन क्या है राइट नाउ। देखो, जैसे आप जानते हो कि अभी इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, 9692.57 बिलियन डॉलर। कितना? 9692.57 बिलियन डॉलर, इतना इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है। और अगर देखा जाए तो हमारी इंडिया अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करती है तो हमारी इंडिया 11 मंथ तक सरवाइव कर सकती है इस फॉरेक्स रिजर्व्स के जरिए। क्या बोला मैंने? कि जैसे आप जानते हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो भी होते हैं वो फॉरेन रिजर्व में होते हैं, और फॉरेन करेंसी में होते हैं, और इसके लिए प्रॉपर कंट्री में फॉरेन रिजर्व चाहिए। और अगर अभी लेटेस्ट बात की जाए तो हमारी कंट्री में अभी फॉरेक्स रिजर्व 692.57 बिलियन डॉलर है, नियरली है। ये अप एंड डाउन होता रहता है, वेरिएशन होता रहता है, तो कंफर्म नहीं है। बट जब लेक्चर कंटेंट बनाया था तब इतना फॉरेक्स रिजर्व था, अभी आई थिंक 691 है, क्योंकि वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, और जब से क्राइसिस स्टार्ट हुआ है तब से हमारा 38 बिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है फॉरेक्स रिजर्व का। समझे मेरी बात को? और अगर देखा जाए तो अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई भी फॉरेन करेंसी में एक्टिविटी नहीं करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो इस फॉरेक्स रिजर्व से हम कितने महीने तक सरवाइव कर सकते हैं? तो वो है 11 मंथ तक हम सरवाइव कर सकते हैं। और अगर इंडिया की रैंक देखी जाए तो इंडिया की रैंक कितनी है, अगर इस फॉरेक्स रिजर्व से कंपेयर किया जाए वर्ल्ड में, तो हमारे इंडिया की रैंक 4th है। कितनी? 4th। अब क्वेश्चन बनता है कि सर फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। देखो, मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको सिंपल स्टार्टिंग से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। क्लियर? तो क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज फॉरेक्स रिजर्व। देखो, जितनी भी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री पर है, इकोनॉमी पर है, वही है फॉरेक्स रिजर्व। क्या बोला मैंने? कि जितनी भी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री पर है, दैट इज कॉल्ड अ फॉरेक्स रिजर्व। क्लियर? और हैंडल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक है हमारी रिजर्व बैंक, ये मत समझना कि सर वो दूसरी वाली सेंट्रल बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक ही बोलते हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अभी वही मैनेज करती है फॉरेक्स रिजर्व को। क्लियर? तो यही है फॉरेक्स रिजर्व।
और ये किस फॉर्म में हो सकता है सर जी? तो देखो, एक गोल्ड रिजर्व भी हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में, एचडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। क्लियर? स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो आईएमएफ, आपको अगर जानना है स्पेशल ड्रॉइंग राइट के बारे में तो आप मेरा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का लेक्चर देख लीजिए, इकोनॉमिक्स का, वी कैन से 40th लेक्चर ही है, तो आपको एचडीआर के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर रिजर्व ट्रेंच पोजीशन इन आईएमएफ, देखो क्या है रिजर्व ट्रेंच क्या होता है? तो देखो, जैसे आप जानते हो कि आईएमएफ के अंदर, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आईएमएफ के अंदर कोटा होता है, हर कंट्री का कोटा होता है, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रिजर्व ट्रेंच पोजीशन इन द आईएमएफ। ने मेरी बात को, तो आपको क्लियर हो गया कि एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है, इवन फॉरेक्स रिजर्व क्या है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, सर्वाइव कितना कर सकती है, और इंडिया की रैंक कितनी है अगर वर्ल्ड से कंपेयर किया जाए इन टर्म ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, समझे? देन आफ्टर करेंसी रिज्म टाइप, देखो आप देखेंगे कि करेंसी रिज्म टाइप, जो करेंसी आप बोलते हो कि अभी रुपी इतना डॉलर करेंसी चल रही है, अगेंस्ट डॉलर देखा जाए तो रुपी अभी 95 पॉइंट कुछ समथिंग चल रहा है अगेंस्ट डॉलर, $1। क्लियर? इस करेंसी के अगेंस्ट हमारा रुपया अभी इतना है, डिप्रीशिएट हो गया, एप्रीशिएट हो गया, तो ये कैसे निकाला जाता है? वी कैन से, आपको मैं बताऊं तो ये टाइप है, कई तरह के टाइप होते हैं जिससे हम एक्सचेंज रेट निकालते हैं अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी। तो सबसे पहला टाइप होता है फिक्स्ड करेंसी रिज्म। फिक्स्ड करेंसी रिज्म क्या होता है? देखो, फिक्स्ड करेंसी रिज्म का एक मेथड है जो कि वर्ल्ड के एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करती है। क्या? वर्ल्ड के एक्सचेंज रेट को, वर्ल्ड करेंसी या उनके एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करती है, जो कि आईएमएफ के द्वारा, क्या आईएमएफ डिसाइड करती है, दैट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड करेंसी रिज्म। या फिर कोई भी कंट्री है वो अपनी फिक्स कर लेती है करेंसी अगेंस्ट एनी वर्ल्ड करेंसी, तो दैट इज कॉल्ड अ फिक्स करेंसी रिज्म। क्लियर? और आईएमएफ करेगी तो वो कई सारी बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसी देखेगी और उसके अगेंस्ट ये करेंसी डिसाइड करेगी आईएमएफ। तो देखा जाए तो क्या करती है आईएमएफ? कई सारी बास्केट ऑफ इंपोर्टेंट वर्ल्ड करेंसी देखती है, उनके अगेंस्ट इन फ्रंट ऑफ इट एक पर्टिकुलर कंट्री करेंसी फिक्स्ड कर दी जाती है कि हाँ इतने एक्सचेंज रेट रहेगा, वी कैन से इतना इसका कह सकता है कि एक्सचेंज रेट रहेगा इस करेंसी का, समझे? जैसे कौन कौन सी वर्ल्ड करेंसी है जो कि हॉट करेंसी है? हॉट करेंसी क्या होती है? ऐसी करेंसी जो हर कंट्री में एक्सेप्ट करी जाती है और जिनकी कह सकते हैं कि जिनकी लिक्विडिटी बड़ी कम होती है, वो होती है हॉट करेंसी, और हर कंट्री इसको एक्सेप्ट कर लेती है, दैट इज कॉल्ड अ हॉट करेंसी। देखते हैं, देन आफ्टर यूके, यूएस, जापान, फ्रांस और जर्मनी, ऐसी कंट्रियों की करेंसी दैट इज कॉल्ड अ, समझे मेरी बात को? तो यही बास्केट ऑफ करेंसी। देन आफ्टर दूसरा है फ्लोटिंग करेंसी रिज्म। देखो, फ्लोटिंग माने क्या होता है? फ्लोटिंग हम कह सकते हैं हवा में उड़ना। फ्लोटिंग क्या कह सकते हैं? हवा में उड़ना। तो फ्लोटिंग माने अगर किसी भी करेंसी का एक्सचेंज रेट निकालना है तो हम मार्केट पर डिपेंड हो जाए, क्या मार्केट पर डिपेंड हो जाए, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड हो जाए, और उसी के हिसाब से करेंसी की एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाए, और फिक्स नहीं हो उसका। वीकेंड से हम कह सकते हैं कि उसका कोई भी फिक्स नहीं है, वो मार्केट बेस पर डिपेंड है, और जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी, उसी बेसिस पर उसका एक्सचेंज रेट होगा। जैसे इंडिया में अभी राइट नाउ क्या हो रहा है कि जैसे ही डॉलर की मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, तो देखना जो हमारा रुपी है वो डिप्रीशिएट हो जाता है। जब मार्केट में करेंसी की लिक्विडिटी कम हो जाती है तो दूसरी करेंसी क्या हो जाती है? डिप्रीशिएट हो जाती है। जैसे रुपी डिप्रीशिएट कब होगी? जब डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी तो वो डिप्रीशिएट हो जाएगी, और जब डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो रुपी अप्रिशिएट हो जाता है। ऐसे ही है फ्लोटिंग करेंसी रिज्म में क्या होता है कि ये भी एक मेथड है वर्ल्ड करेंसी के एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करने के लिए, बट इसमें मार्केट मैकेनिज्म देखा जाता है। क्या देखा जाता है? बेस्ड ऑन मार्केट मैकेनिज्म, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई देखी जाएगी। क्लियर? समझे मेरी बात को? यही है। तो देखो, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि 1973 में आईएमएफ ने यह भी अलाउ कर दिया था, ऑप्शन रख दिया था कंट्रियों के सामने, आप कोई सी भी मेथड यूज कर सकते हो टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट ऑफ योर करेंसी। क्या 1973 में आईएमएफ ने ऑप्शन रखा था कई सारी कंट्रियों के सामने कि आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट ऑफ योर कंट्री अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी। क्लियर?
तो फ्री कर दिया था। देन आफ्टर चलते आएंगे, देन आफ्टर मैनेज एक्सचेंज रेट। अब मैनेज एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि ये सेंट्रल बैंक मैनेज करती है। क्या करती है? सेंट्रल बैंक मैनेज करती है कि हाँ, अगर मानिए ज्यादा ही रुपी डिप्रीशिएट हो रहा है तो फिर सेंट्रल बैंक मैनेज करेगी, क्या करेगी? डॉलर खरीदेगी, फॉरेन करेंसी खरीदेगी और उसकी लिक्विडिटी बढ़ाएगी मार्केट में, जिससे क्या होगा कि वो रुपी एप्रिशिएट हो जाएगी और कई सारे ऐसे मेजर लेगी, इंटरेस्ट वाले मेजर लेगी। क्लियर? तो यही होता है इसमें मैनेज है। जो सेंट्रल बैंक होती है वो एक्सचेंज रेट मैनेज करती है बाई बाइंग और सेलिंग फॉरेन करेंसी और इनडायरेक्टली थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या? जैसे इंटरेस्ट रेट कम करना, बढ़ाना, तो इससे क्या होता है? लिक्विडिटी रुपी की कम हो जाती है। क्लियर? तो कई सारी प्रोसेस है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेटअप होती है, जो भी मीटिंग होती है वो डिसाइड करती है। या तो बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, दो तरीके से मैनेज करती है। जो भी सेंट्रल बैंक होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो दो तरीके से मैनेज करेगी। कैसे मैनेज करेगी? पहले तो मैनेज वो कैसे करेगी? बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। और दूसरा कैसे मैनेज करेगी? बाय मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? जो एमपीसी की मीटिंग होती है उसमें क्या करा जाता है? इंटरेस्ट रेट डिसाइड करा जाता है। उस तरीके से भी मैनेज किया जा सकता है एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी ऑफ इंडिया और दी अदर कंट्री। समझे मेरी बात को? देन आफ्टर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का होता है, देखो मार्केट समझे आप? मार्केट में क्या होता है? मार्केट जैसे आप जानते हो कि मार्केट में हर चीज मिलती है, आप कुछ भी खरीदने जाओ। बट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होगा? ऐसी मार्केट जहां पर फॉरेन एक्सचेंज खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, वी कैन से फॉरेन करेंसी खरीदी जाती है, बेची जाती है, दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो यही कहानी है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऐसा मार्केट जहां पर कई सारी डिफरेंट डिफरेंट करेंसी बेची और खरीदी जाती है, दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर देखा जाए तो एक करेंसी से दूसरी करेंसी में खरीदना, जैसे हमने दे दिया, जैसे आप फॉरेन जाना चाहते हो, यूएसए जाना चाहते हो, जैसे मानिए आप यूएसए जाना चाहते हो, तो आप रुपी लेके तो जाओगे नहीं कि भाई मैं रुपी लेके चले जाता हूं यूएसए और वहां पर लोग ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे रुपी को। नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस रुपी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा यूएस डॉलर में। किसमें? यूएस डॉलर में उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? जब कन्वर्ट हो जाएगा तब आप फॉरेन जाओगे, यूएसए जाओगे और वहां वो एक्सेप्टेबल होगी करेंसी यूएस का डॉलर। समझे? बट ये एक्सचेंज कराओगे कहां? ये कराओगे कहां पर? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कराओगे। समझ गए मेरी बात को? ये सिंपल तरीके समझा रहा हूं बिल्कुल। एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया। अब समझते हैं कि एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड हुआ, क्या किया इंडिया ने, कैसे चेंजेस करे, कौन कौन सी रिजिम को एडॉप्ट किया, किस रिजिम को, किस करेंसी को एडॉप्ट किया, इवन किस करेंसी को ड्रॉप किया। अगर देखा जाए तो 1928 में 1928 में इंडियन रुपीस को वी कैन से एक्सचेंज रेट निकाला जाता था अगेंस्ट पाउंड स्टर्लिंग, जो कि ब्रिटेन की करेंसी है। किसकी है? ब्रिटेन की करेंसी है और वी कैन से यूके की करेंसी है। इसी के अगेंस्ट ये निकाला जाता था। क्लियर? बट 1948 में ड्रॉप कर दिया और 1948 तक वी कैन से फिर जब आईएमएफ आ गई 1948 में, जब आईएमएफ आ गई, जैसे आप जानते हो कि 1945 में आई थी आईएमएफ, और 1948 में जब हम दूर होने लगे, डीलिंग कर दिया हमने अपनी करेंसी को अगेंस्ट पाउंड स्टर्लिंग, और आईएमएफ के आने के बाद क्या हुआ कि हमने डिसाइड किया कि हम अपने रुपी के एक्सटर्नल वैल्यू को कमिटेड मेंटेन करेंगे इन टर्म ऑफ गोल्ड और यूएस डॉलर। हम कैसे निकालेंगे? इन टर्म ऑफ गोल्ड और यूएस डॉलर, मतलब अगेंस्ट गोल्ड या फिर यूएस डॉलर। तो समझ गए मेरी बात को? और हमने 1948 में फिक्स भी कर दिया कि $1 होगा 3.30 रुपीस। देख रहे हो आप? 1948 में आप देखो आज रुपी 95 पॉइंट कुछ समथिंग है अगेंस्ट $1, और 1948 में $1 इक्विवेलेंट था 3.30 रुपीस। तो हमारा कितना रुपी डिप्रीशिएट हुआ है आप देखिए इसकी वैल्यू, मतलब डॉलर कितना अप्रिशिएट हुआ है, डॉलर की कितनी वैल्यू बढ़ी है और हमारे रुपए की वैल्यू कितनी कम हुई है। तभी तो इंडियन रुपी इज अ सॉफ्ट करेंसी। याद रखना, बताऊंगा आगे सॉफ्ट करेंसी क्या होता है। 1975 में फिर हमने पूरा ही डीलिंग कर दिया ब्रिटिश पाउंड से
और आरबीआई जो है वो रुपी के एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने लगी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट ऑफ द बास्केट ऑफ वर्ल्ड करेंसी। किसके अगेंस्ट? जो भी एक्सचेंज रेट मूवमेंट होता है बास्केट ऑफ वर्ल्ड करेंसी, जैसे वर्ल्ड यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ये कई सारी जो हॉट करेंसी हैं उनके अगेंस्ट हम अपने एक्सचेंज रेट को निकालने लगे आरबीआई के द्वारा। समझे मेरी बात को? देन आफ्टर 1992 और 1993 में फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या किया, हम फ्लोटिंग करेंसी रिज्म की तरफ मूव हो गए। क्यों हो गए? जैसे आप जानते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था 1991 में और हमने एलपीजी वी कैन से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को एडॉप्ट कर लिया था। समझे मेरी बात को? और यही देखते हुए 1992 और 93 में हमने पूरे इंडिया को मूव कर दिया फ्लोटिंग करेंसी रिज्म में, जिसमें हमारी खुद की मेथड, जिसको डुअल एक्सचेंज रेट बोलते थे। अब डुअल एक्सचेंज रेट मतलब क्या है? डुअल माने दो तरह की एक्सचेंज रेट निकाली जाएगी। एक तो होगी ऑफिशियल रेट जो कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी, दूसरी होगी मार्केट रेट। समझे मेरी बात को? तो पहली कौन सी होगी? डुअल एक्सचेंज रेट को हमने अडॉप्ट किया, जिसमें पहली होगी ऑफिशियल रेट और दूसरी होगी मार्केट रेट। बट यहां यह भी याद रखना, जो ऑफिशियल रेट है वो बहुत ही कम चेंज होगा और जो मार्केट रेट है उसमें कई सारा वेरिएशन होगा डे बाय डे। क्लियर? और ये इफेक्ट भी पड़ता है इसका, अगर मार्केट रेट में कोई इफेक्ट होता है, मार्केट रेट जो है हमारी रुपी की, अगर उसमें कोई भी चेंजेस ज्यादा होते हैं तो वो इफेक्ट भी करेगा ऑफिशियल रेट पर भी। समझे मेरी बात को? तो मैंने आपको क्या बताया कि एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया के बारे में बताया कि देखो 1948 तक तो हम अपने रुपी का एक्सचेंज रेट अगेंस्ट पाउंड स्टर्लिंग निकालते थे। देन आफ्टर आईएमएफ आ गया, आईएमएफ के बाद हमने पाउंड स्टर्लिंग छोड़ दिया, फिर हम अपने एक्सचेंज रेट को निकालने लगे अगेंस्ट गोल्ड और यूएस डॉलर। क्लियर? देन आफ्टर 1992 और 1993 में हमने अलग मेथड और फ्लोटिंग रिज्म की तरफ मूव कर गए, जिसमें हमने डुअल एक्सचेंज रेट को मेथड को यूज किया। पहली हम ऑफिशियल रेट निकालते थे, दूसरी हम मार्केट रेट निकालते थे। ऑफिशियल रेट फिक्स रहती थी, मार्केट रेट वेरिएशन करता रहता था। बट कई टाइम क्या होता था कि मार्केट रेट में भी ज्यादा चेंजेस इफेक्ट करते थे ऑफिशियल रेट पर भी। देन आफ्टर टर्म देखो ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? बैलेंस, जैसे आप जानते हो कि बैलेंस बना के चलना है हमें, जैसे घर में बैलेंस बना के चलते हैं ऐसे ही कंट्री में भी बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस किसका? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस में होता है दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड बैलेंस। ये मेरी बात को? देन आफ्टर ट्रेड पॉलिसी, देखो आपको मालूम होगा हर 5 साल में 10 साल में गवर्नमेंट कोई नई ट्रेड पॉलिसी निकालती है और डिसाइड करती है कि हम 5 साल में इतना करेंगे। और तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्रेड पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कि रेगुलेट करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो भी इकोनॉमिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी है इकोनॉमी की, उसको रेगुलेट करती है और उसी को हम बोलते हैं ट्रेड पॉलिसी। और कभी कभी हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं, एग्जिम पॉलिसी बोलते हैं। एग्जिम पॉलिसी का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, और ये रेगुलरली मॉडिफाई करी जाती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि 5 साल में 10 साल में हर बार हमें नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चाहिए होती है और इसी वजह से चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम एज पर द चेंजिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। क्लियर? समझे? चलते हैं। देन आफ्टर डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन क्या होता है? देखो मैं कई बार चल रहा हूं, तभी से बोल रहा हूं कि अभी हमारी करेंसी जो रुपी है वो डिप्रीसिएट होती जा रही है। व्हाट आई मीन डिप्रीसिएट क्या होती जा रही है? जब हमारी होम करेंसी की वैल्यू गिरते जाती है अगेंस्ट अगेंस्ट यूएस डॉलर और दी अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी, उसको बोलते हैं डिप्रीसिएशन। अब डिप्रीसिएशन में 2 टर्म यूज करी जाती है। देखो इसको भी हम 2 तरीके से यूज करते हैं। एक तरीके से अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात की जाए तो ये वो सिचुएशन है जब हमारी होम करेंसी और कंट्री की करेंसी डिप्रीसिएट और उसकी वैल्यू एक्सचेंज रेट कम होता जाता है अगेंस्ट दी फॉरेन करेंसी, तो वो तो हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट में। क्लियर? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। और अगर बात की जाए दूसरी टर्मिनोलॉजी में, वी कैन से डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो डिप्रीसिएशन का मतलब होता है असेट लॉसिंग ऑफ इट वैल्यू। जैसे आपको मालूम है कि असेट क्या होता है? जो भी पूंजी, जिसको हम हिंदी में पूंजी बोलते हैं। अगर मानिए किसी पूंजी की वैल्यू गिरती जा रही है, आपने कार खरीदी 10 लाख रुपए में, आपने कार खरीदी और 10 लाख रुपए की कार खरीदने के बाद उसकी कुछ साल बाद वैल्यू कम होती जा रही है। वो असेट तो है ही आपका 10 लाख का, बट आपको लगता है कि वो एप्रिसिएट होगी, नहीं, वो डिप्रीसिएट होगी, उसकी वैल्यू गिरते जाएगी
जितनी वो पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू गिरते जाएगी। समझे मेरी बात को? तो मैंने क्या बताया कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि डिप्रीशिएट का मतलब होता है कि जब असेट की वैल्यू गिरती जाती है, दैट इज कॉल्ड अ, दो टर्मिनोलॉजी डिप्रीशिएशन ये भी कहते हैं। देन आफ्टर डीवैल्यूएशन, देखो डीवैल्यूएशन क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि मानिए कंट्री को अपनी करेंसी को डिप्रीशिएट करवाना है। क्या करवाना है? डिप्रीशिएट कराना है। अगर आपको जानना है इसके बारे में, अगर आपको जानना है कि डिप्रीशिएट गवर्नमेंट क्यों कराती है अपनी करेंसी को, तो आपको मेरा इन्फ्लेशन का लेक्चर देखना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी को डिप्रीशिएट कराती है अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी, क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड अ डीवैल्यूएशन। कह सकते हैं जब एक्सचेंज रेट ऑफ ए डोमेस्टिक करेंसी इज कट डाउन बाय इट गवर्नमेंट अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी, इट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। जब गवर्नमेंट खुद ही अपनी करेंसी की एक्सचेंज रेट कम करवाती है और वैल्यू गिराती है, कट डाउन करती है एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का, दैट इज कॉल्ड अ डीवैल्यूएशन। तो इसको हम बोल सकते हैं ऑफिशियल डिप्रीशिएशन इज कॉल्ड अ डीवैल्यूएशन। ऑफिशियल डिप्रीशिएशन, ऑफिशियल रेट हमको बताया था कि दो तरह के रेट निकाले थे इंडिया ने 1992 और 1993 में, दो तरह के रेट को अडॉप्ट किया, ऑफिशियल रेट और एक मार्केट रेट। अब ऑफिशियल रेट में क्या है कि मैनेज करेगी गवर्नमेंट या आरबीआई मैनेज करेगी एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इसी को देखते हुए जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी की कट डाउन करती है एक्सचेंज रेट, दैट इज कॉल्ड अ डीवैल्यूएशन। और हम बोल सकते हैं इट इज कॉल्ड अ ऑफिशियल डिप्रीशिएशन। रिवैल्यूएशन, जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी के एक्सचेंज रेट को एनहांस करती है बाय सम एफर्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी, दैट इज कॉल्ड अ रिवैल्यूएशन। समझे? एप्रिसिएशन, देखो डिप्रिसिएशन का अपोजिट एप्रिसिएशन। जब फ्लोटिंग करेंसी रिज्म में जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू और एक्सचेंज रेट एनहांस हो जाता है अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। जब वैल्यू बढ़ जाती है फ्लोटिंग करेंसी रिज्म में, अगर देखा जाए तो जब करेंसी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एनहांस हो जाती है एनी अगेंस्ट एनी वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उसी को बोलते हैं एप्रिसिएशन। और डोमेस्टिक इकोनॉमी में देखा जाए तो मैंने आपको बताया था डिप्रिसिएशन में क्या होता है, जब असेट अपनी वैल्यू लॉस करते जाता है, दैट इज कॉल्ड इन दैट टर्मिनोलॉजी यूज इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। और अगर एप्रिसिएशन में देखा जाए तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि जैसे मानिए कि जब कोई भी असेट अपनी वैल्यू बढ़ाता है, जैसे आपने मान लिया कोई प्लॉट लिया, कोई प्लॉट लिया और वो रीसेल करने के लिए लिया या फिर आपने मकान बनाने के लिए लिया है और 5 साल तक आपने कोई भी काम नहीं कराया, बट उसकी वैल्यू डबल और ट्रिपल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल और ट्रिपल हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। आपकी प्रॉपर्टी जो है, जो कि आपने प्लॉट लिया था, वो एप्रिसिएट हो चुका है, उसकी वैल्यू डबल हो चुकी है। क्लियर? देन आफ्टर एक और टर्म मुझे याद रखना है, LERMS, जिसको फुल फॉर्म है लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। ये कब एडॉप्ट किया था? ये यूनियन बजट ऑफ 1992 एंड 1993 में वीकेंड से अडॉप्ट किया था और 1993 में ऑपरेशन में आ गया था। क्या गया था? 1993 में ऑपरेशन आ गया था। ये क्या हुआ कि इंडिया ने अपनी जो फिक्स्ड करेंसी रिजिम है उसको डीलिंक कर दिया। क्या कर दिया? डीलिंक कर दिया कि अब हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये मार्केट पर ही डिपेंड होगी, हमारी करेंसी का एक्सचेंज रेट मार्केट पर ही डिपेंड होगा। मार्केट ही डिसाइड करेगी कि हमारा एक्सचेंज रेट कितना होगा डोमेस्टिक का और अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी। मेरी बात को? तो यही है लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। देन आफ्टर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये ध्यान से सुनना, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखो नॉमिनल, नीर को बोलते हैं नीर। देखो जैसे आप जानते हो कि इंडिया, इंडिया के एग्जांपल लेते हैं, इंडिया के लेते हैं। जैसे आप जानते हो कि इंडिया कई सारी कंट्री से ट्रेड करती है। क्या करती है? इंडिया कई सारी कंट्रियों से ट्रेड करती है। जैसे ट्रेड करेगी तो यूएसए, चाइना, यूके, जापान, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं, क्लियर, यूएई, मान लीजिए इनसे ट्रेड करती है। बट आपको लगता है कि हमें पता क्या चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो करेंसी है वो एप्रिसिएट हो रही है कि डिप्रीसिएट हो रही है अगेंस्ट ऑल दीज करेंसी? बोला मैंने कि हमें कैसे पता चलेगा
कि हमारी करेंसी एप्रिसिएट हो रही है या डिप्रिसिएट हो रही है अगेंस्ट ऑल दिस करेंसी। तो इसके लिए एक इंडेक्स है, दैट इज कॉल्ड अ नीर, बोलते हैं नीर। अब ये फाइंड आउट कैसे करा जाता है? देखो मानिए पहले तो ये देखा जाता है कि किस कंट्री से कितना वेटेज है हमारा ट्रेड का। जैसे मानिए यूएसए से हमारा 20% ट्रेड है, जितना भी 100% ट्रेड होता है उसका 20% हम यूएसए से करते हैं। चाइना से हम 30% का ट्रेड करते हैं मानिए, यूके से हम 10% का करते हैं, जापान से 5% का, यूएई से 2% का। ऐसा मतलब मान लिया, एग्जांपल ले लिया कि हमारा वेटेज इतना है। क्या है दोस्तों? इट इज अ वेटेज, वेटेज ऑफ ट्रेड। वेटेज है जो भी हम परसेंटेज में ट्रेड करते हैं कई सारी कंट्री के साथ। अब हमने ट्रेड किया, बट हम निकालेंगे कैसे एक्सचेंज रेट? अब इसमें देखेंगे कि हमारा जो यूएसए है, ₹1 इक्विवेलेंट टू यूएसए डॉलर, कितना यूएसए डॉलर है तो हम कुछ पॉइंट वाइज होगा, क्लियर, तो वो निकाल लेंगे। देन आफ्टर ऐसे लिख लेंगे हम चाइना का कि ₹1 चाइना की जो करेंसी है उसके अगेंस्ट, यूके पाउंड के अगेंस्ट क्या है हमारी, जापान एम के अगेंस्ट क्या है, यूएई, क्लियर, ₹1 इसके इक्विवेलेंट क्या है, तो इनकी सबकी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो भी एक्सचेंज रेट इनका आया है उसका, ए मान लेते हैं एक्सचेंज रेट, और उसका जितना भी परसेंटेज है 20%, जितना भी वेटेज है हम इन मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। जैसे मानिए इसका बी है एक्सचेंज रेट, तो बी इंटू 30%, सी है सी इंटू 10%, डी है डी इंटू 5%, ई है ई इंटू 2%। समझ गए मेरी बात को? और जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी ए बी सी डी और ई, इसका एडिशन कर देंगे और यही जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड अ नीर, दैट इज कॉल्ड अ नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया, क्योंकि कई सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैसे निकाला जाता है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। समझ गए? देन आफ्टर एक और हम ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऑफ ए रूपी इज अ वेटेड एवरेज ऑफ एक्सचेंज रेट बिफोर द करेंसी ऑफ इंडिया मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। क्या बोला मैंने कि हम जो रुपी का एक्सचेंज रेट निकालेंगे वो क्या होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू द वेटेज एवरेज ऑफ एक्सचेंज रेट बिफोर द करेंसी ऑफ इंडिया मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। जो भी हमारी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर होगा उसका एवरेज जो भी होगा, एवरेज रेट निकाला जाएगा, एवरेज ऑफ एक्सचेंज रेट, वेटेज जो भी निकलेगा दैट इज कॉल्ड अ नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और मैंने एग्जांपल के साथ आपको क्लियर कर दिया है। देन आफ्टर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखो हम अगर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से हम जब इन्फ्लेशन को निकाल देते हैं तो रियल, जैसे आपको मालूम है कि नॉमिनल इफेक्टिव में अंतर क्या होता है, नॉमिनल में इन्फ्लेशन इंक्लूड रहता है और रियल में इन्फ्लेशन एक्सक्लूड रहता है। मेरी बात को, तो एन नीर से हम इन्फ्लेशन को हटा दे तो रीर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रीर आ जाएगा। तो ये अपोजिट है, थोड़ा याद रखना, सिंपल है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, देखो आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में 1991 में पीओपी क्राइसिस आया था और कंट्री की बहुत बुरी हालत हो गई थी। इवन 7 डेज का हम पर सिर्फ ओनली फॉरेक्स रिजर्व बचा था। क्या बचा था? 7 डेज का फॉरेक्स रिजर्व आया था और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस प्रॉब्लम आ गई थी। देन आफ्टर हमने आईएमएफ से मदद मांगी थी कि हमें मदद करिए, हमें बीओपी से निकालिए, क्या बीओपी क्राइसिस से हमको निकालिए, मदद करिए। तो क्या है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है ये सर्विस किसकी है? आईएमएफ की सर्विस है। जो भी आईएमएफ की मेंबर कंट्री होगी उसको फंड देगी अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में। इसी के जरिए कोई भी मेंबर कंट्री आईएमएफ की वो लोन ले सकती है फ्रॉम आईएमएफ अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। और इंडिया ने साइन कब किया था? 1981 और 82 में। समझ गए मेरी बात को? समझ गए? इतना आपको क्लियर हो गया एक्स्ट्रा सेक्टर ऑफ इंडिया में। देन आफ्टर इसके बाद हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या होती है? देखो हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जो जिसकी हर कंट्री को जरूरत है। क्या है? हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जिसकी हर कंट्री को जरूरत है
इवन जैसे यूएस डॉलर, पाउंड स्टीलिंग, जो कि हर कंट्री एक्सेप्ट कर लेती है, दैट इज कॉल्ड अ हार्ड करेंसी। और जिसकी डिमांड भी ज्यादा है और फेथ और बिलीव भी ज्यादा है उस करेंसी पर, दैट इज कॉल्ड अ हार्ड करेंसी। सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? ऐसी करेंसी जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे रुपी, वैल्यू तो है थोड़ी बहुत बट इतनी नहीं है कि एक्सेप्ट कर ली जाए। तो ऐसी करेंसी जो कि इजीली अवेलेबल हो जाती है किसी भी इकोनॉमी में, तो फॉरेक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि डॉलर कभी कभी नहीं मिलता है, बट रुपी आपको हर जगह फॉरेक्स मार्केट में मिल जाएगा। सर हॉट करेंसी क्या होती है? देखो, हॉट करेंसी एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है हार्ड करेंसी की। जैसे मैं आपको बता रहा था, हॉट करेंसी के बारे में बार बार बोल रहा था, ये एक तरीके से एक ही टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोल देते हैं हार्ड करेंसी को हम हॉट करेंसी। इसमें क्या कि कुछ रीजन के कारण क्या होता है कि अगर हार्ड करेंसी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पेस से आ जाती है, क्या हो जाती है, हार्ड करेंसी जब आ जाती है तो हार्ड करेंसी इज नोन एज हॉट। जैसे मानिए इंडिया में डॉलर बहुत ज्यादा आ गया और उसकी लिक्विडिटी ज्यादा हो गई, तो वो हॉट करेंसी कहलाएगी। क्या क्लियर? देन आफ्टर हीटेड करेंसी, टर्म यूज इन फॉरेक्स मार्केट। तो हीटेड करेंसी क्या होती है? ये भी एक तरीके से टर्म यूज इन फॉरेक्स मार्केट टू डिनोट द डोमेस्टिक करेंसी विच इज अंडर इनफ प्रेशर ऑफ डिप्रीशिएशन। देखो, फॉरेक्स मार्केट में ये टर्मिनोलॉजी यूज कर जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर डोमेस्टिक करेंसी वो ज्यादा ही प्रेशर में है ऑफ डिप्रीशिएशन, जिसका डिप्रीशिएशन होने वाला है ड्यू टू हार्ड करेंसी हाई टेंडेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग द इकोनॉमी। क्लियर? समझे मेरी बात को? समझे? जो भी करेंसी, जो भी सॉफ्ट करेंसी है, वो बहुत ही प्रेशर में है, जिसका डिप्रीशिएशन होने वाला है अगेंस्ट दी हॉट करेंसी और दी हार्ड करेंसी, तो वही है हीटेड करेंसी। चीप करेंसी, देखो चीप करेंसी क्या होती है? जैसे आप जानते हो कि गवर्नमेंट कई सारे बॉन्ड इशू करती है। क्या करती है? बॉन्ड इशू करती है। और बॉन्ड के बारे में जानना है तो आपको सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया, क्लियर, इंडियन स्टॉक मार्केट का एक लेक्चर वी कैन से अपलोड है, आई थिंक 13 लेक्चर है वो, इंडियन स्टॉक मार्केट, तो वो देख लीजिए, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा बॉन्ड क्या होती है। मानिए जैसे आप जानते हो कि बॉन्ड की एक मैच्योरिटी होती है, बॉन्ड की एक मैच्योरिटी होती है 10 साल मान लीजिए या 5 साल मान लीजिए, क्लियर। अब ये मैच्योरिटी से पहले ही गवर्नमेंट क्या कर लेती है? बॉन्डों को खरीद लेती है। क्या? गवर्नमेंट जब अपने बॉन्ड को पहले ही खरीद लेती है, मैच्योरिटी पूरी होने से पहले ही, तो जो मनी फ्लो होती है इकोनॉमी के अंदर, उसी को बोलते हैं चीप करेंसी। क्या बोलते हैं? चीप करेंसी। मैंने क्या बोला? चीप करेंसी क्या होती है? जब गवर्नमेंट कोई बॉन्ड इशू करती है और उसकी मैच्योरिटी मान लीजिए 5 साल है, और गवर्नमेंट 3 साल में ही सारे बॉन्ड खरीद लेती है, अब उससे जो भी मनी आएगा मार्केट में जाएगा, इकोनॉमी में जाएगा, उसी को बोलेंगे चीप करेंसी। समझ गए? और ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले जेएम कीन्स ने दी थी। क्लियर? डीआर करेंसी क्या होती है? देखो, ये भी टर्मिनोलॉजी 1930 में प्रपोज करी गई थी। इसका अपोजिट, ये चीप करेंसी का अपोजिट होता है जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है और जो मनी है पब्लिक से गवर्नमेंट में जाती है या फिर मनी इकोनॉमी में जाती है, उसी को बोलते हैं डियर करेंसी। क्या बोलते हैं? डियर करेंसी। डियर माने इज्जत देना, किसी को इज्जत देते हैं। तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि हमारा पैसा सिक्योर होता है, तो डियर हम बोलेंगे डियर, क्योंकि हमारा पैसा सिक्योर है। जब हमने कोई बॉन्ड खरीदा और गवर्नमेंट का जो पब्लिक से पैसा गवर्नमेंट पे गया, इकोनॉमी में गया, तो उसी को बोलेंगे डियर करेंसी। ठीक है? चलते बना। अब मेन मेन जो है करंट अकाउंट। देखो, करंट अकाउंट के दो मतलब होते हैं। सबसे पहले आप जानिए करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है। करंट अकाउंट के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है बैंकिंग सेक्टर में, जैसे आप जानते हो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट होता है, तो उसमें आपको वीकेंड से बेनिफिट मिलता है, कई सारे आपको इंटरेस्ट मिलेंगे, और करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसे ही है, एक तो हम बैंकिंग सेक्टर में यूज करते हैं और दूसरा हम एक्सटर्नल सेक्टर में यूज करते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में देखो, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। क्यों आता है? क्योंकि कभी कभी जो एग्जामिनर है वो पूछ लेता है कि कौन सा ये एक्टिविटी किस अकाउंट में आती है, करंट अकाउंट में आती है, कैपिटल अकाउंट में आती है, और एक कई बार क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो हमें समझना पड़ेगा। देखो, करंट अकाउंट देखा जाए
तो एक्सटर्नल सेक्टर में देखा जाए तो ये करंट अकाउंट ऐसे अकाउंट जो कि मेंटेन करते हैं हर गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपने अकाउंट को मेंटेन करती है, जिसके अंदर सारे करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं, करंट ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं। बट कौन से करंट ट्रांजैक्शन सर जी, ये तो बताइए। देखो, ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइवेट रिमिटेंस एंड ट्रांसफर। क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, प्राइवेट रिमिटेंस और ट्रांसफर, ये सारे करंट अकाउंट के अंदर आते हैं। आते हैं करंट अकाउंट के अंदर आते हैं। करंट अकाउंट मैंने क्या बोला कि जो किसी भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट हो जो मेंटेन करती है अकाउंट जिसके अंदर सारे करंट ट्रांजैक्शन होते हैं, उसी को बोलते हैं करंट अकाउंट। और ये दो टाइप के होते हैं। पहले हम करंट अकाउंट बैंकिंग में यूज करते हैं, दूसरा हम एक्सटर्नल सेक्टर में। अगर एक्सटर्नल सेक्टर में देखा जाए तो हर गवर्नमेंट वर्ल्ड की एक करंट अकाउंट मेंटेन करती है जिसके अंदर सारे करंट ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इवन इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइवेट रिमिटेंस और ट्रांसफर। क्लियर? अब ये भी क्या होता है, कभी कभी डिफिसिट में भी होता है, सरप्लस में भी होता है। जैसे मानिए हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, कम इंपोर्ट किया है, तो हमारा क्या है कि हम प्रॉफिट में होंगे, सरप्लस में होंगे। तो ऐसे ही होता है करंट अकाउंट में जितनी भी एक्टिविटी होती है, अगर वो हम सरप्लस में होंगे, पॉजिटिव में होंगे, तो हम इसको करंट अकाउंट सरप्लस बोलते हैं। और अगर डिफिसिट में होंगे, माइनस में होंगे, तो हम उसे करंट अकाउंट डिफिसिट बोलेंगे। और इंडिया के अंदर सिर्फ अभी तक जब से इंडिपेंडेंस हुआ है 3 साल ही हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। कौन कौन से ईयर में? 3 साल कंजिक्यूटिव ईयर, 2000 से लेकर 2003 तक हम करंट अकाउंट सरप्लस में रहे, नहीं तो हमेशा हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट में रहा है। तो सर इसको रिकवर कैसे करते हैं वो अपन आगे समझ। आफ्टर कैपिटल अकाउंट, तो ये भी गवर्नमेंट मेंटेन करती है ऐसे अकाउंट जिसमें कैपिटल ट्रांजैक्शन सारे इंक्लूड होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल अकाउंट। जैसे कौन कौन ट्रांजैक्शन? फॉरेन करेंसी, एवरी ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी, इनफ्लो, कंसेप्ट कैपिटल देखो कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल लैंडिंग, बोरोइंग, इवन फॉरेन करेंसी डिपॉजिट ऑफ बैंक, एक्सटर्नल बॉन्ड इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर स्कीम एंड सिक्योरिटी मार्केट इन्वेस्टमेंट ऑफ द क्वालिफाइड फॉरेन ट्रांजैक्शन। ये सारे कैपिटल अकाउंट में आएंगे। ये भी होता है दो तरीके से, सरप्लस और डिफिसिट में। जैसे करंट अकाउंट था सरप्लस डिफिसिट, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट भी होता है सरप्लस और डिफिसिट में। अब जैसे कैपिटल ट्रांजैक्शन हमारे सरप्लस में है तो हम पॉजिटिव कंडीशन में, अगर डिफिसिट में है तो हम नेगेटिव कंडीशन में। तो ये समझना आप। क्लियर? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में समझ में आएगा आपको कि क्राइसिस कब आता है बीओपी का और क्राइसिस कब नहीं आता है, और हम कैसे रिकवर करते हैं अपने आप। जो अभी चल रहा है ना, मोदी साहब ने भी डायरेक्शन दिए हैं, जो कई सारे ऑस्टेरिटी मेजर लेने के लिए बोला है कि हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ते जा रहा है, तो आप थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करिए, फ्यूल का कंजम्पशन कम करिए, गोल्ड को परचेस मत करिए। तो ये कई सारे ऑस्टेरिटी मेजर जो मोदी साहब ने दिए, ये सिर्फ और इसलिए दिए हैं जिससे हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट जो बढ़ते जा रहा है वो कंट्रोल हो जाए, हम पे फॉरेन रिजर्व बराबर रहे, कि हम जो करंट अकाउंट डिफिसिट है उसको मैनेज कर सकें। मेरी बात को, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जो भी जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, चाहे वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो, चाहे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो, जो भी उसका आउटकम निकल रहा है इन एक साल में, क्या इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इकोनॉमी। क्या बोला मैंने? कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वेदर इट इज इन करंट अकाउंट और दी कैपिटल अकाउंट, और उसका जो आउटकम निकलेगा पॉजिटिव निकल रहा है कि निगेटिव निकल रहा है, और जो एक साल में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ गए मेरी बात को? समझ गए? इट इज ऑल्सो अ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। इट इज सिमिलर टू द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। जो कंपनी बैलेंस शीट मैनेज करती है, साल में बताती है कि कंपनी का कितना टर्नओवर था, कितना प्रॉफिट हुआ, ऐसे ही कंट्री का भी बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन दूसरी कंट्रियों के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें बताया जाता है कि कंट्री को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कैसे रिकवर करना है हमको। इवन ये सारे जितने भी ट्रांजैक्शन है वो दिखा जाते हैं। अब ये दो तरीके से होते हैं, एक तो फेवरेबल हो सकता है जब पॉजिटिव हो, जितने भी ट्रांजैक्शन उसमें हम पॉजिटिव में चल रहे हो तो फेवरेबल है, और एक होता है अनफेवरेबल, तो उसमें निगेटिव में जाते हैं। बट जरूरी नहीं है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व पर्याप्त होगा।
क्या फॉरेन रिजर्व अगर हम पे पर्याप्त होगा तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो भी अनफेवरेबल में चल रहा है उसको मैनेज कर लेंगे। समझ गए मेरी बात को? और समझाता हूं आपको आगे। देखो, जो कैसे मैंने आपको बताया कि एक तरीके से ये कंपनी की बैलेंस शीट होती है। कंपनी क्या करती है? कंपनी बैलेंस शीट मेंटेन करती है। क्या करती है? एक बैलेंस शीट मेंटेन करती है। और ऐसे ही हमारी कंट्री भी बैलेंस शीट मैनेज करती है। जैसे एक साल में कितना ट्रांजैक्शन हुआ इन सब की लिखा पढ़ी होगी। हिंदी में बोला जाए रीजनल लैंग्वेज में तो इसकी लिखा पढ़ी पूरी होगी। और आपको मैं एक बात बताता हूं, देखो देखिए, तो इसी तरीके से कंट्री भी बैलेंस शीट मैनेज करती है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन विद अदर वर्ल्ड उसमें दिए होंगे। इवन जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें चेक करा जाएगा कि हमारे साल में ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, पॉजिटिव में गया कि लॉस में गया। क्लियर? और देन आफ्टर जितना भी लॉस होता है या डिफिसिट में जाता है, क्राइसिस नहीं आए इसलिए हम फॉरेन रिजर्व पर्याप्त रखते हैं कि अगर हमारा जो भी लॉस हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट में जो भी लॉस हुआ है इस साल, तो वो हम क्या करेंगे? फॉरेन रिजर्व से पैसा निकाल के उसको रिकवर कर लेंगे, उसको फुलफिल कर लेंगे। अगर मानिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में चला गया, हमें प्रॉफिट हुआ है, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो फॉरेक्स रिजर्व में चले जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अब बीओपी क्राइसिस क्या होता है सर जी? देखो, जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों डिफिसिट में चले जाएं, क्या दोनों डिफिसिट में चले जाएं और बैलेंस ऑफ पेमेंट की इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना हो, तब उसी को बोलते हैं बीओपी क्राइसिस। समझ गए मेरी बात को? क्या बोला मैंने? कि जब हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों डिफिसिट में चले जाए और हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व भी नहीं हो कि हम उसको मैनेज कर सके, तब वो क्राइसिस आएगा, दैट इज कॉल्ड अ बीओपी क्राइसिस। क्या बोलेंगे उसको? बीओपी क्राइसिस। समझ गए मेरी बात को? समझ गए? तो 1991 में जो आया था बीओपी क्राइसिस इंडिया में, वो क्यों आया था? क्योंकि हम पे तो फॉरेक्स फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं था, हम पर फॉरेन रिजर्व भी नहीं था, सिर्फ ओनली 7 डेज का था, और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों डिफिसिट में चल रहे थे। तो कैसे रिकवर करेंगे? तभी हम पर बीओपी क्राइसिस आ गया और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के जरिए हमने आईएमएफ से मदद मांगी, आईएमएफ ने हमारी मदद करी, कंडीशनली मदद करी, जिसमें कई सारी कंडीशनल रखी थी। और अगर जानना है कंडीशन के बारे में तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर मेरा एक लेक्चर इकोनॉमिक्स का अपलोड है, देख लीजिए। चलते देन आफ्टर कन्वर्टेबिलिटी। अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर जैसे मानिए आपने अभी बताया था कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है एक्सटर्नल सेक्टर में वो फॉरेन करेंसी में होती है। अगर जैसे मानिए इंडिया के अंदर कोई बिजनेसमैन है और उसे वर्ल्ड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, क्या करना है? वर्ल्ड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो वो कैसे करेगा सर जी? देखो उसका तरीका क्या होगा, वो कन्वर्ट करवाएगा अपने रुपए को उस फॉरेन करेंसी, क्या उस फॉरेन करेंसी में, बट उसमें देखा जाएगा कि वो कैपिटल अकाउंट वाली एक्टिविटी कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर वो करंट अकाउंट वाली एक्टिविटी कर रहा है। तो उसमें भी कंडीशन है। अगर देखा जाए, जब कोई भी इकोनॉमी अलाउ करती है अपनी करेंसी को कि वो अपने वी कैन से किसी भी फॉरेन करेंसी में ट्रांसफर करा सकता है करेंसी को अनलिमिटेड और लिमिटेड, ये कंडीशन मैं बताऊंगा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। जैसे करंट अकाउंट के मैंने एक्टिविटी बताई आपको, ऐसे ही मैंने कैपिटल अकाउंट की बताई आपको। क्लियर? तो क्या है, करंट अकाउंट की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है किसी भी सिटीजन को तो वो कन्वर्ट करा सकता है। उसमें क्या है कि हमारी इकोनॉमी में अलाउ इट करेंसी फुल और पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी इन द करंट एंड कैपिटल अकाउंट। मैंने अभी बताया आपको, अगर करंट अकाउंट की बात की जाए, करंट अकाउंट की बात की जाए तो हमारे इंडिया में फुली कन्वर्टेबल है। क्या फुली कन्वर्टेबल है? सिंस 19 अगस्त 1994 से ठीक है, से जितने भी करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए कोई भी सिटीजन रुपी को फुली कन्वर्ट करा सकता है, कोई भी लिमिट नहीं है, वो कितना भी कन्वर्ट करा सकता है करंट अकाउंट के। समझ गए मेरी बात को? और ये ऑपरेशन में कब से है? सिंस 1994 से ऑपरेशन में है। देन आफ्टर कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट 1997 में हमने एक कमेटी सेटअप करी थी और इस कमेटी के रिकमेंडेशन ने दिए थे एस एस तारापुर कमेटी। ये पूछी जाती है कमेटी, बताइए एस एस
तारापुर कमेटी किस लिए सेटअप हुई थी, तो आपको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बोलना है। क्लियर। तो इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होना चाहिए हमारे इंडिया के अंदर, बट क्या हुआ था, कंट्री ने नहीं अलाउ किया और पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी कर दी कैपिटल अकाउंट के लिए। जितने भी अकाउंट होंगे रिलेटेड टू द कैपिटल, दैट इज पार्शली कन्वर्टेबिलिटी, दैट इज पार्शली कन्वर्टेबल। क्लियर। और करंट अकाउंट में फुली कन्वर्टेबल। क्लियर, समझ गए, इतनी बात को याद रखना। देन आफ्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, देखो जैसे आप जानते हो कि कंट्री को अपने प्रोडक्शन को इवन एक्सपोर्ट को एनहांस करने के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। मान लीजिए किसी भी एरिया को हमने कोई बोल दिया कि ये एरिया है और यहां पर इस लेवल की एक्टिविटी होंगी फॉर एनहांसिंग द एम्प्लॉयमेंट, फॉर एनहांसिंग द एक्सपोर्ट विद अदर कंट्री, तो वो एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबसे पहले 2000 में अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, और फिर इसके बाद एसीजे एक्ट 2005 में एक एक्ट भी पास कर दिया। इससे क्या हुआ कि ग्रोथ प्रमोट होगी, डेवलपमेंट होगा इंडिया के अंदर। और अगर देखा जाए तो एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कंडला गुजरात 1965 में बना था। यह भी क्वेश्चन आता है हमेशा कि बताइए कि एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहां बना था, तो कंडला गुजरात में 1965 में। समझ गए, इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सर इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, देखो इसके ऑब्जेक्टिव है जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले क्या कहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें जनरेट करना है। कैसे करोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया को डिसाइड कर देंगे कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग जोन बना दिया है और कई सारी फॉरेन की कंपनियां आए, हम टैक्स एग्जम्पशन देंगे, आपको कई सारा बेनिफिट देंगे। व्हाट आई मींस, उनको लालच देके बुलाया जाएगा और कई सारा बेनिफिट दिया जाएगा जिससे हमारी कंट्री ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और इवन प्रोडक्शन एनहांस हो। समझे। तो सबसे पहले क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का जनरेशन होगा, देन आफ्टर एक्सपोर्ट एनहांस होगा, गुड्स एंड सर्विस का, इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्स से इन्वेस्टमेंट भी एनहांस होगा क्योंकि लालच भी दिया जाएगा कि आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, लैंड सस्ते में दी जाएगी, तो कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, आप आइए इन्वेस्ट करिए और प्रॉफिट कमाइए। तो उससे क्या होगा कि हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। देन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एनहांस होगी कंट्री की, यही है। देन आफ्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, फॉरेन मतलब जो हमारी कंट्री का सिटीजन नहीं है, हमारी कंट्री का कंपनी नहीं है, दूसरी कंट्री कंपनी है, दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन। क्लियर, फॉरेन समझ में आ गया। देन आफ्टर दो तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है एफडीआई और दूसरा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और दी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। एफडीआई क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे मानिए किसी भी कंपनी, मेरी एक इंडिया कंपनी है, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, मैं कोट बनाता हूँ, मान लीजिए मैं कोट बनाता हूँ और कोई भी फॉरेन कंपनी मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, कहती है कि मैं पार्टनर कर लो अपनी कंपनी में, हम आपके साथ अच्छा फंड देंगे आपको और आपकी ग्रोथ भी कराएंगे, कई सारी एक्सपांशन करेंगे आपके बिजनेस का, कई सारे पर ब्रांच भी डालेंगे, जो भी सब्सिडीज कंपनी होती है वो हम कई सारी कंट्री में डालेंगे। क्लियर, सेटअप करेंगे। तो यही देखते हुए मैंने बोला ठीक है, आपका क्या परसेंटेज होगा, तो उन्होंने बोला कि 40% हमारा शेयर होगा, 60% आपका शेयर होगा क्योंकि आपकी ओनरशिप होगी, बेफिक्र रही है। मैंने बोला ठीक है, रेडी हो, आप में आ जाओ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म तक के लिए आया है। एफडीआई क्या है कि वो लॉन्ग टर्म तक के लिए आया है, मेरे इक्विटी में उसने इन्वेस्ट किया और 40% का वो शेयर होल्डर बन गया। इवन अब जो भी होगा वो मिलके काम करेंगे हम दोनों और कंपनी की ग्रोथ कराएंगे। क्लियर, तो ये लॉन्ग टर्म तक का इन्वेस्टमेंट होता है जब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कंट्री में आता है और ओवरसीज हो या इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है, या तो वो खुद अकेला आ जाए, अपनी कंपनी को लेके आ जाए, लिवाइज है, लिवाइज अपनी खुद कंपनी लेके आ जाए। क्लियर, यहां पर प्रोडक्शन सेटअप किया, प्रोडक्शन यहीं कर रहा है, यहीं बेच रहा है, तो वो एफडीआई इन्वेस्टमेंट।
क्लियर। लिवाइस हो गया, कई सारी कंपनियां हैं, कपड़ों की कंपनियां हैं, टोटा कंपनी है, तो दैट इज कॉल्ड एफडीआई। तो उन्होंने कई सारे अपने मैन्युफैक्चरिंग जोन बना लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बना ली, और टोटा की कंपनी यहीं डेवलप हो रही है, मतलब वीकेंड से यहीं बन रही है कारें, क्लियर। तो यही है कारण, क्लियर। ये इसके साथ साथ एएफएफआई क्या होता है, देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मैंने आपको बताया कि अभी आप देख रहे होंगे कि वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, और क्राइसिस के कारण कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इवन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कई सारे इंडिया से जाते जा रहे हैं। अब सर जो होता क्या है, देखो सिक्योरिटी मार्केट और शेयर में जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है फॉरेनर, दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। बट ये इन्वेस्टर ओवरनाइट इन्वेस्टर होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, इट इज अ ओवरनाइट इन्वेस्टर। ये कभी भी उड़ सकता है, कभी भी आउटफ्लो हो सकता है, और कभी भी इनफ्लो हो सकता है, क्लियर। इसका कोई भरोसा नहीं है, पर एफडीआई नहीं जा सकता इतनी जल्दी, क्योंकि एफडीआई ने एक सेटअप, फिजिकली सेटअप बना लिया है यहाँ पर, इवन उसने मैन्युफैक्चरिंग जोन बना लिया। एफडीआई का लॉन्ग टर्म तक का इन्वेस्टमेंट होता है, बट एफपीआई और एफएफआई का शॉर्ट टर्म तक का इन्वेस्टमेंट होता है, ये ओवरनाइट भी जा सकता है। तो फॉरेन इन्वेस्टर दो तरह के होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, याद रखना। देन आफ्टर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, देखो इसका आपको मैंने एक इंडिविजुअल लेक्चर शूट कर दिया है, मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने 20 मिनट का एक लेक्चर शूट किया है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के ऊपर। यह थंबनेल के जरिए आप देख लीजिए, ऐसा थंबनेल आपको दिखेगा। कहाँ मिलेगा, आप मेरे चैनल को खोलना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक एडिटोरियल का फोल्डर दिखेगा, एडिटोरियल का फोल्डर दिखेगा, वहां आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, क्लियर, इजीली मिल जाएगा। तो देख लेना, आपका एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरिंग क्लियर हो जाएगा क्या होता है, क्लियर। चलते बनाएंगे। देन आफ्टर अभी अगर देखा जाए तो कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं जो कि लालच देने के लिए कि इन्वेस्टर आए और एक्सपोर्ट हमारी कंट्री का एनहांस हो सके, कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट कई सारी स्कीम चला रही है। जैसे मैं कुछ स्कीम बताता हूं, रिमीजन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट एक स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, सक्सेसफुल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2021, तो ये सक्सेसफुल स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। देन आफ्टर सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ये सारी कई सारी स्कीम है। थोड़ी बहुत मैंने स्कीम बता दी है, जिससे आप मेंशन करके आ जाना और थोड़ा डिटेल पढ़ लेना इनके बारे में, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो मेन नॉलेज है वो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। अब आपको रिमेनिंग लेक्चर भी देखना है, जो इतने भी रिमेनिंग लेक्चर है इकोनॉमिक्स के वो भी देख लीजिए, तो आपकी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं उठानी पड़ेगी। लेक्चर कहाँ मिलेंगे, या तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन नहीं जाना तो आप मेरा चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा, वहां सारे लेक्चर अपलोड है, देख लीजिए, आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।